हेलो फ्रेंड, आज IS 13920 2016 कोड का एक टॉपिक है शियर वाल। इसे स्पेशल शियर वाल या RC वाल भी बोलते हैं। तो ये स्पेशल शियर वाल यानी शियर वाल का डिज़ाइन कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि शियर वाल किसे कहते हैं। तो शियर वाल एक सिंपली जो दीवार होती है उसी को अगर RCC की दीवार बना दी जाए तो वो शियर वाल का कार्य करती है। इसके फंक्शन क्या है? ये लेटरल लोड जो आते हैं अर्थक्वेक लोड या विंड लोड के कारण इनको रजिस्ट करती है। बेसिक इनका पर्पज़ यही है कि भूकंप या हवा के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है, इस फोर्स को ये प्रतिरोधित कर सकें, रजिस्ट कर सकें। तो टाइप्स ऑफ शियर वाल, कितने प्रकार के शियर वाल प्रयोग किए जा रहे हैं, इसमें हम बता दें कि ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट शियर वाल, ये हमारा सबसे पहले RCC की शियर वाल होती है। मेन यही है, इसी का डिज़ाइन हम आगे आकर समझाएंगे। इसके अलावा स्टील प्लेट की भी शियर वाल बनाई जाती है। जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पर शियर वाल के स्थान पर थोड़ी सी मोटाई की जो है स्टील प्लेट फिक्स कर दी जाती है, तो वो भी शियर वाल का कार्य करती है। ये लेटरल लोड को बियर करती है। तीसरा है प्लाईवुड शियर वाल है। ये प्लाईवुड की भी शियर वाल, जहाँ लकड़ी की बहुतायत मात्रा होती है वहाँ लकड़ी की शियर वाल भी बना दी जाती है। और चौथा है RC हालो कंक्रीट वाल मशीनरी। ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट हालो कंक्रीट ब्लॉक से जो है एक दीवार की चिनाई कर देते हैं, ये भी शियर वाल का कार्य करती है। तो इस तरह से ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं। 4 तरह की मुख्य रूप से ये शियर वाल्स होती हैं। अब इनमें से जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट शियर वाल है, टाइप्स ऑफ RC शियर वाल। RC शियर वाल भी उसके आकार के अनुसार, बनावट के अनुसार कई प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले देखिए, सिंपल या प्लेन रेक्टेंगुलर शियर वाल होती है। सिंपल या प्लेन, ये हमारी एक रेक्टेंगुलर वाल है, सिंपल, और इसी को हम प्लेन या सिंपल रेक्टेंगुलर शियर वाल कहते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है ये सिंपली रेक्टेंगल के शेप में ये भी रहता है। दूसरी जो है प्लेन रेक्टेंगुलर, यानी इसी तरह की दीवार होती है विद बाउंड्री एलिमेंट, लेकिन इसके सिरे पर जो है बाउंड्री एलिमेंट बना दिए जाते हैं। तो बाउंड्री एलिमेंट में आप देखिए, यहाँ पर जो ये शियर वाल बनी हुई ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पर ये जो है इस सिरे पर और इस सिरे पर, दोनों सिरों पर ये बाउंड्री एलिमेंट बना दिए गए। बाउंड्री एलिमेंट पर जो हम इस दीवार का जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन प्लान में दिखाई दे रहा है। तो प्लान में यहाँ पर जो है ये चौड़ाई बढ़ा दी जाती है और यहाँ पर भी ये चौड़ाई इसकी बढ़ा दी जाती है। बीच में चौड़ाई वही दीवार की मोटाई के बराबर रहती है। तो ये बारबेल टाइप वाल भी कहलाती है। ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ाना आवश्यक नहीं होता। अगर हमारा फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। कम फोर्स में हम इस हिस्से को ही एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट डाल करके हम बाउंड्री एलिमेंट बना लेते हैं। तो ये हमारा दूसरे प्रकार की हो गई प्लेन रेक्टेंगुलर विद बाउंड्री एलिमेंट। तीसरा है प्लेन रेक्टेंगुलर विद फ्लेंज शियर वाल। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो है ये एक फ्लेंज वाल साथ में कनेक्ट कर दी गई है। ये हमारी शियर वाल है, इसके साथ ये फ्लेंज वाल इसमें जोड़ दी गई है। ये हमारी वेब कहलाएगी, ये फ्लेंज कहलाएगी। तो जब ये फ्लेंज दोनों तरफ जुड़े रहते हैं तो ये हमारी फ्लेंज शियर वाल कहलाती है। तो ये 3 तरह की वाल्स हमारी ये हो गई। इसके बाद है कपल्ड शियर वाल। कपल्ड शियर वाल का एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये प्लान में एक दीवार दिखाई दे रही है जिसके बीच में ये ओपनिंग्स हैं दीवार की। तो जब यहाँ पर ये ओपनिंग्स हैं नीचे से ऊपर तक, तो इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इस हिस्से के दाहिने तरफ का हिस्सा राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, ये दोनों तरफ का एक बाल ये हो गई, एक बाल ये हो गई।
दोनों वाल को ये बीच का जो हिस्सा है ये इस पोर्शन के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है, यानी ये दोनों शियर वाल को कपल कर दिया गया है, एक दूसरे से जोड़ करके एक कंबाइंड शियर वाल बना दी गई, इसीलिए इसको कपल्ड शियर वाल के नाम से हम जानते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन उसी रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है। अगला है हमारा फ्रेम्ड शियर वाल होती है। ये फ्रेम बना होता है कॉलम और बीम का, इसके बीच में जो फिलिंग होगी ये हमारी शियर वाल की होगी फिलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर शियर वाल होगी, यहाँ पर शियर वाल होगी, तो इस तरह से ये हमारी फ्रेम्ड शियर वाल कहलाएगी। इसके बाद एक शियर वाल इस तरह की भी होती है, ये कॉलम सपोर्टेड शियर वाल कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारी शियर वाल है और इसके सिरे पर ये कॉलम ये बना हुआ है, एक कॉलम ये बना हुआ है, यानी ये शियर वाल ज़मीन पर सीधे पूरा नहीं लंबाई में टिकी हुई है, दोनों सिरों पर इसके कॉलम बना करके इस कॉलम के ऊपर इस शियर वाल को टिका दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारी कॉलम सपोर्टेड शियर वाल के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद लास्ट में होती है कोर टाइप शियर वाल। कोर टाइप शियर वाल का प्लान देखिए ऊपर बना हुआ है, ये हमारे रेक्टेंगुलर शेप में ही हालो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। ये हमने एलिवेशन इसका बना दिया है, बीच में खोखला है और चारों तरफ से ये चारों दीवारों को आपस में जोड़ करके ये हमारी कोर बना दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारी कोर टाइप शियर वाल कहलाती है। तो ये हो गई एक कोर टाइप शियर वाल। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन था कि शियर वाल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम ये बताएंगे कि शियर वाल की आवश्यकता या ये किस तरह से लेटरल फोर्स को या अर्थक्वेक फोर्स को रेजिस्ट करता है। क्या सारी दीवारें एक साथ शियर फोर्स रेजिस्ट करती हैं या उनमें से कुछ वाल ही रेजिस्ट करती हैं। अब यहाँ देखिए एक ये किसी बिल्डिंग का प्लान है और यहाँ पर हम ये 4 शियर वाल जो है बना देते हैं। 2 शियर वाल ये आमने सामने की हैं, 2 इधर स्पेस पर लगी हुई हैं। अब इसमें अगर अर्थक्वेक वाइब्रेशन हमारे इस डायरेक्शन में आते हैं, सपोज अर्थक्वेक वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में अगर आते हैं तो इस बिल्डिंग पर जो लेटरल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में होगी लेटरल फोर्स की। तो इस लेटरल फोर्स का प्रभाव, एक तो ये 2 दीवारें हैं और एक ये 2 दीवारें हैं। इस दीवार का हम नंबर 1 और इसको भी नंबर 1 डाल देते हैं। ये 2 नंबर वाल है, ये भी 2 नंबर वाल है। तो जो 1 नंबर की वाल है वो इस डायरेक्शन में है, इसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ साफ साफ बना देते हैं। इसकी मेजर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस ये है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मेजर एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होता है, माइनर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। इस एक्सिस के अबाउट इस शियर वाल को बेंड करना ज़्यादा टफ है, इसका सेक्शन मॉडुलस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस डायरेक्शन में शियर वाल को, जैसे ये शियर वाल है, इसको अगर हम ये चाहें इधर से फोर्स लगा करके ऐसे बेंड कर दें तो ये काम, इस फोर्स के लिए, इतने काम के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। ये बल इसको, क्योंकि ये काफ़ी इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होता इसमें, और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम इस डायरेक्शन में मेजर होता है। स्लाइटली वो पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इस डायरेक्शन में ये बहुत अधिक फोर्स को रजिस्ट कर सकती है। अगर हम यही इस दीवार पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तब तो ये इजीली बेंड कर जाएगी। अब वो कैसे बेंड करेगी, ये देखिए इस डायरेक्शन में है, फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा दिया गया तो ये तुरंत यूँ बेंड कर जाएगी, और ऐसे जब इधर से फोर्स लगेगा तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्शन में बेंड करेगी, बहुत कम बल के द्वारा ही ये इसको बेंड कर देना आसान हो जाता है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में कोई फोर्स बियर नहीं करती। अब ज़रा एक साथ विचार कीजिए कि मान लीजिए इस बिल्डिंग पर इधर से बल आ रहा है, किसी एक डायरेक्शन से हम एज्यूम कर लेते हैं। इस बल के कारण इस बल को रजिस्ट कौन करेगा, केवल ये 2 शियर वाल जो हैं यही सारे फोर्स को रजिस्ट करेंगे, इन दोनों शियर वाल के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा।
क्योंकि ये तो तुरंत बेंड हो जाएंगी इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बेंड नहीं होगी, इसलिए सारा वो फोर्स जो है शियर फोर्स, जो ये हमारा अर्थक्वेक फोर्स है, ये इन्हीं दोनों दीवारों पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी बिल्डिंग में बनी हुई सारी दीवार पर समान बल नहीं आता है। फोर्स की डायरेक्शन में जो शियर बल है वही इस फोर्स को बियर करती है। अगर हमारा अर्थक्वेक वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में आ जाए, ऊपर नीचे, अगर ये बिल्डिंग इस डायरेक्शन में हिलने लगे, तब इन दोनों शियर बॉल्स के ऊपर फोर्स आएगा, यही दोनों इस अर्थक्वेक लोड को बियर करेंगी। इन दोनों दीवारों पर कोई भी अर्थक्वेक लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिजाइन करते समय ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हम केवल इन्हीं दोनों, अगर इस डायरेक्शन में अर्थक्वेक कंसीडर किया है तब ये दोनों दीवार शियर वॉल्स को कंसीडर करेंगे, और जब इस डायरेक्शन में अर्थक्वेक को कंसीडर किया है तब इन दोनों शियर वॉल्स को कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके द्वारा उसको डिज़ाइन करने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एज पर कोड मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है डिजाइन ए सिंपल शियर वॉल जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ ऑफ वॉल 4.0 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 250 मिलीमीटर, और जो इस वॉल को बनाने में मटेरियल यूज किए गए हैं वो M25 ग्रेड की कंक्रीट है और Fe 415 ग्रेड की स्टील है। इसके बाद बिल्डिंग का जो प्लान है वो 12 मीटर बाई 12 मीटर का है। ये बिल्डिंग का प्लान दर्शाया हुआ है, 12 मीटर ये साइड है, 12 मीटर ये साइड है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है ये 9 मीटर की है विद फॉलोइंग लोड। और इस पर जो है इस तालिका में दिए गए जो लोड हैं, टेबल में जो लोड दिए गए हैं ये आ रहे हैं। इस लोड में डेड लोड प्लस लाइव लोड को एक जगह दिया हुआ है और अर्थक्वेक लोड को दूसरे कॉलम में दिया हुआ है। इनके कारण पहले कॉलम में जो है एक्सियल लोड है, दूसरे कॉलम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ है, और तीसरे कॉलम में शियर फोर्स की वैल्यूज़ हैं। तो ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड ये एक्सियल लोड हमारा 2400 किलो न्यूटन है, बेंडिंग मोमेंट 610 किलो न्यूटन मीटर है, और शियर फोर्स हमारा 25 किलो न्यूटन मीटर है। इसी तरह से ड्यू टू अर्थक्वेक लोड ये 460 किलो न्यूटन का हमारा एक्सियल लोड इस पर आ रहा है, और 5120 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट है, और ये 75 किलो न्यूटन का शियर फोर्स है। ये लोड लगे हुए हैं। इस लोड के साथ ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब हम शियर वॉल का डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मेन डाटाज हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन से, वो उनको नोट कर लेते हैं। HW इज इक्वल टू जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग 9000 मिलीमीटर में नोट कर लिया। लेंथ ऑफ द शियर वॉल ये हमने 4 मीटर। ये वॉल हमारी देखिए यहाँ से यहाँ तक बनी हुई शियर वॉल बनाई गई है। इसमें ये प्लान में फिगर भी दिया हुआ है, और ये हमारा एक दीवार यहाँ बनाई गई है, एक यहाँ से यहाँ तक बनाई गई है, एक यहाँ से यहाँ तक बनाई गई है। प्रत्येक दीवार की जो लंबाई है ये हमारी 4 मीटर की है। इसी को लेंथ ऑफ शियर वॉल बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ शियर वॉल 4 मीटर हो गया, इसको मिलीमीटर में 4000 मिलीमीटर लिख लिया। थिकनेस ऑफ शियर वॉल ये हमारा 250 मिलीमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने लिया है। तो या यूँ कहें कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है थिकनेस, लेंथ तो क्लियर होता है, पहले से पता रहती कि हमको कहाँ से कहाँ तक जनरली 2 पिलर्स के बीच में शियर वॉल बनाई जाती है। तो ये जो शियर वॉल हमने यहाँ पर बनाई हुई है, तो इसकी लंबाई तो मालूम ही रहती है, मोटाई हमको डिसाइड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक लोड कैपेसिटी। तो ये हम इनिशियली जो है भार का अनुमान लगा करके, बिल्डिंग की हाइट का अनुमान लगा करके, और बिल्डिंग की जोन में है उसके हिसाब से पहले एज ए ट्रायल हम शियर वॉल की कोई सी एक मोटाई एज्यूम पहले कर लेते हैं। तो वही यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है, अगर नहीं दिया गया होता तो इसे हम अपनी स्वेच्छा से पहले एज्यूम करके चलते हैं। इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि दीवार की मोटाई, शियर वॉल की जो मोटाई है वो 150 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। तो 150 मिलीमीटर से ज़्यादा ही मोटाई रखी जाती है। तो वही हमने सेफर साइड में
टी डब्ल्यू बराबर 250 मिलीमीटर अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पर मान लिया जाता। इसके बाद इफेक्टिव डेप्थ ये हमको निकालना पड़ता है। यहाँ पर हम शियर वॉल का क्रॉस सेक्शन भी बना दे रहे हैं। ये हमारा LW है यहाँ से यहाँ तक, और ये मोटाई जो है TW। तो जो इफेक्टिव डेप्थ होता है इस लंबाई की दिशा में हमारी इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव लेंथ कह सकते हैं इसको, ये एज पर कोड 0.8 गुना ली जाती है। और इस कोड का जो क्लास है, क्लास 10.2.1 IS 13/920/2016 कोड का जो ये क्लास है 10.2.1, इसमें ये दिया हुआ है कि इफेक्टिव डेप्थ इसको DW सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और LW का 0.8 गुना ये लिया जाता है। LW का मान 4000 है, 0.8 से गुणा करेंगे तो 3200 मिलीमीटर ये इस दीवार की प्रभावी गहराई या इफेक्टिव डेप्थ हमको प्राप्त हो गई। तो ये इफेक्टिव डेप्थ प्राप्त हो गई TW। इसके बाद हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की गणना करते हैं। ये जो हमारे दिए गए लोड है इसके हिसाब से पहले फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की गणना करेंगे। MU बराबर 1.2। यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा फैक्टर लिया जाता है ये 1.2 लिया जाता है, 1.5 नहीं लिया जाता यहाँ पर, तो 1.2 ही रखेंगे। 1.2 इंटू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जो ये दोनों दिए हैं, दोनों के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है, इन दोनों बेंडिंग मोमेंट को जोड़ देते हैं यहाँ पर और जोड़ करके 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 6876 यानी 6876 किलो न्यूटन मीटर ये MU की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी तरह से शियर फोर्स की वैल्यू भी हम पहले ही गणना कर लेते हैं। तो शियर फोर्स बराबर दोनों शियर फोर्स को जोड़ करके यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स ज्ञात हो गया और ये हमारा 930 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया। तो ये तो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं जो हम इसी दिए गए लोड से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है सेक्शन क्लासिफिकेशन। यानी हमारा शियर वॉल का जो सेक्शन है यानी क्रॉस सेक्शन जो है शियर वॉल का, ये किस प्रकार का है। इसे कई तरह से क्लासिफाई किया हुआ है कोड के द्वारा कि हमारी शियर वॉल स्क्वैट वॉल है, इंटरमीडिएट वॉल है या सिलेंडर वॉल है। इन तीन में से किस कैटेगरी की है, उसी को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ गणनाएं करनी पड़ती हैं एज पर कोड। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है इसकी थिकनेस। हम देखते हैं थिकनेस हमने 250 मिलीमीटर मानी है और अगर ये 150 मिलीमीटर से ज़्यादा है, जैसा कि क्लास 10.12 में कहा गया है कि मोटाई हमेशा 150 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। शियर वॉल की मोटाई TW का मान 150 मिलीमीटर से अधिक ही होना चाहिए, इससे कम नहीं लिया जा सकता। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्लास 10.12 के अनुसार। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, वो अगले क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन है, क्लास 10.13 और इसमें है LW बटे TW का रेशियो है, लेंथ ऑफ शियर वॉल बटे थिकनेस ऑफ शियर वॉल। इसका रेशियो जब इससे इसको डिवाइड किया तो ये 16 आ गया। एज पर कोड यानी एज पर क्लास 10.13 इसकी वैल्यू जो है 4 से अधिक होनी चाहिए। सो इट इज़ ग्रेटर देन 4, इट मीन्स दिस क्लास इज एप्लीकेबल। ओके, द कंडीशन ऑफ दिस क्लास इज ओके। एंड देन थर्ड केस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बटे लेंथ ऑफ द शियर वॉल। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बटे लेंथ ऑफ शियर वॉल या हाइट ऑफ शियर वॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि शियर वॉल उसी हाइट तक बनाई जाएगी। तो ये हाइट ऑफ द शियर वॉल बटे लेंथ ऑफ शियर वॉल HW बटे LW। HW की वैल्यू 9 मीटर दी गई है बिल्डिंग की हाइट, इसलिए 9 मीटर हो गई, बटे LW 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा 4000 मिलीमीटर हो गया। इसको डिवाइड किया 2.25 आया। इसका मान 2 से अधिक है यहाँ पर,
इसका मान 2 से अधिक है तो क्लास 10.14 के अनुसार, अब ये क्लास 10.14 क्या कह रहा है, पहले इसको डिटेल में समझ लें। इस क्लास में शियर वॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी इस क्लास के अनुसार शियर वॉल 3 प्रकार की होती है। पहली स्क्वैट वॉल होती है, दूसरी इंटरमीडिएट वॉल होती है और तीसरी सिलेंडर वॉल होती है। स्क्वैट वॉल की कंडीशन क्या है कि जब ये रेशियो HW/LW का रेशियो 1 से कम हो तब ये शियर वॉल हमारी स्क्वैट वॉल कहलाती है, यानी ये स्क्वैट वॉल की कैटेगरी में आएगी। और जब HW/LW की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 से अधिक है और इसकी वैल्यू 2 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तथा 2 से कम हो। लेस देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह इसी बीच वाले में ही दोनों में लगाया जाएगा। ये कोड में भी इसी रूप में दिया हुआ है कि 2 के बराबर हो अथवा यहाँ 1 के बराबर हो अथवा कम हो। तो इस केस में इस दीवार को हम इंटरमीडिएट वॉल की कैटेगरी में लाते हैं। और तीसरा केस है कि HW/LW ये जब हमारा 2 से अधिक हो जाता है, तो जब 2 से अधिक हो जाए इसका मतलब ये दीवार हमारी सिलेंडर वॉल की कैटेगरी में होती है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा थर्ड केस के अनुसार, यानी ये सारे क्लास हमारे पूरे हो ही रहे हैं। क्लास 10.12 भी लागू है, क्लास 10.13 भी एप्लीकेबल है और क्लास 10.14 के अनुसार इसकी वैल्यू किसकी 2 से ज़्यादा आई। तो ज़रा चेक कीजिए यहाँ से कि ये किस कैटेगरी में हमारी बिल्डिंग जो है या हमारी शियर वॉल ये किस श्रेणी में है। 2 से ज़्यादा अगर है तो से सिलेंडर वॉल कहलाती है। यहाँ पर भी हमारी वैल्यू 2 से अधिक हो गई, 2.25 है, इसका मतलब हमारी शियर वॉल जो है सिलेंडर वॉल कहलाएगी। तो इसी रिजल्ट को आपको लिखना होगा, हेंस इट इज सिलेंडर वॉल। इसलिए ये एक सिलेंडर वॉल है और सिलेंडर वॉल अगर है तो इसके बाद क्लास 10.16 के अनुसार स्पेशल शियर वॉल शैल बी प्रोवाइडेड, यानी अब हमको इसमें स्पेशल शियर वॉल का निर्माण करना आवश्यक है। ये इस क्लास के द्वारा कहा गया है इस केस में। अब इसमें हम एक और परिवर्तन के बारे में आपको बता दें। प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन फॉर शियर वॉल, शियर वॉल में के लिए जो है मॉडिफिकेशन जो प्रपोज किए गए हैं, IIT GN WB वर्ल्ड बैंक अर्थक्वेक 4V 3.0 ये आर्टिकल का नंबर है। और ये IIT के प्रोफेसर SK जैन, सुधीर के जैन के द्वारा कि उनके गाइडलाइंस में तैयार किया गया है। ये आपको साइट पे मिल जाएगा। इस साइट में इसी कोड के बारे में IS 13/920/2016 कोड में कुछ अमेंडमेंट इन्होंने प्रस्तावित किए हैं कि ये अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, इनकी आवश्यकता है। तो देखिए कि क्या इसके अनुसार, इस मॉडिफिकेशन के अनुसार क्या इनके अनुसार इन्होंने कहा कि इसमें केवल 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, एक तो स्क्वैट वॉल होनी चाहिए और दूसरी सिलेंडर वॉल होनी चाहिए। यानी सिलेंडर वॉल को इन्होंने फ्लेक्सिबल वॉल करके फ्लेक्सिबल वॉल लिखा है, फ्लेक्सिबल वॉल, और ये स्क्वैट वॉल इंटरमीडिएट वॉल को यहाँ से हटा दिया है। और इसको हटाने के लिए जो कंडीशन रखी है, स्क्वैट वॉल किसको कहा है, जब HW/LW की वैल्यू 2 से कम हो तो ये स्क्वैट वॉल है और जब ये 2 से ज़्यादा हो तो ये सिलेंडर वॉल है। तो ये इसके अनुसार ये मॉडिफिकेशन अभी कुछ ही समय में हो सकता आ जाए, तब हमको ये मॉडिफिकेशन पालन करने होंगे। फिलहाल अभी हमको इसी के अनुसार डिज़ाइन करना है। ये हमारे एट प्रेजेंट कोड में ये कंडीशन दी हैं और 3 कैटेगरीज हैं। जब प्रपोज्ड हैं बाद में कोड में आ जाएंगे तब हम इनका अनुपालन करना प्रारंभ कर देंगे। हमारा सेक्शन किस कैटेगरी में आएगा वो हमने तय कर दिया कि हमारी सिलेंडर वॉल है। इसके बाद हम
शियर रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे। शियर वाल में जो शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है और उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो शियर रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करने के लिए शियर वाल में सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस कितना है। फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस टॉबी की वैल्यू ज्ञात की जाएगी। ये हमारा BU जो हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स की वैल्यू आई थी, फैक्टर्ड शियर फोर्स ये BU है बटे TW इंटू DW। यहाँ पर आप देखिए कि ये BU क्यों लिया जा रहा है। ये हमारी दीवार है शियर वाल, इस तरह से इस पर लोड हमारे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस शियर वाल में दो प्रकार के रिइंफोर्समेंट डाले जाते हैं, एक तो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट डाले जाते हैं और दूसरे हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट डाले जाते हैं। तो इसमें अगर हम इस शियर वाल को एक वर्टिकल बीम की तरह से एज्यूम करें, ये हम एज्यूम कर लें कि ये बीम है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में रखी हुई है, इसमें मेन स्टील हमारी इस तरह से डायरेक्शन में पड़ी हुई है और जो शियर रिइंफोर्समेंट दिया जाता है वो इस डायरेक्शन में दिया जाता है परपेंडिकुलर टू द बीम। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो इसमें वर्टिकल रिइंफोर्समेंट होता है ये हमारा मेन बार्स का कार्य करता है। मेन बार्स ही हमारे इस फोर्स को बियर करते हैं। मेन बार्स के कारण अच्छा जो शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल शियर रिइंफोर्समेंट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट है ये हमारा शियर रिइंफोर्समेंट कहलाएगा और जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है ये शियर रिइंफोर्समेंट नहीं कहलाएगा, ये शियर वाल का हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में डाला गया है। तो यहाँ पर हम पहले फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले तो BU का वैल्यू जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट कर ली है, BU का मान 930 किलो न्यूटन आया था, यानी ये फैक्टर्ड शियर फोर्स था 930 किलो न्यूटन था, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया बटे TW 250 है और DW ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ शियर वाल है। तो इफेक्टिव डेप्थ हमने अभी कैलकुलेट की थी 3200 मिलीमीटर आई थी। तो ये इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, इसको सॉल्व किया तो 1.16 न्यूटन पर mm² के बराबर ये टॉबी की वैल्यू आ गई। ये हमारा फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस है। तो पहले फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस ज्ञात कर ली, इसके बाद हम एक स्टेप ये ज्ञात करते हैं 0.25 √FCK, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अभी इसका मतलब समझ आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्यों ज्ञात करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 √FCK, FCK का मान M25 ग्रेड की कंक्रीट है इसलिए 25 हो गया। इसको जब ने सॉल्व किया तो ये 1.25 वैल्यू आ जाएगी। तो इस स्टेप का मान इतना आ गया। अब देखिए हम कोड उठाते हैं, कोड का क्लास 10.17। ये जो इस क्लास में ये उल्लेख किया गया है कि अगर टॉबी का मान 0.25 √FCK से ज़्यादा हो, यानी टॉबी की वैल्यू जो हमने ये टॉबी यहाँ निकाला है इसका मान यहाँ से जो ये वैल्यू ज्ञात की है 0.25 √FCK इससे ज़्यादा हो, अथवा थिकनेस ऑफ शियर वाल TW इसका मान 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। इन दो में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर लागू है, एप्लीकेबल है, या तो दोनों, या तो इसका मान भी इससे ज़्यादा हो जाए और इसका मान भी इससे ज़्यादा हो जाए तो भी ये क्लास एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर इन दो में से एक चीज़ ज़्यादा है एक चीज़ कम है तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये भी छोटा है इससे और ये भी इससे छोटा है, कम है, तो फिर इस क्लास को हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब इस क्लास में क्या कहा गया है अप्लाई करने के लिए? इस क्लास में ये कहा गया है कि देन स्टील विल बी प्रोवाइडेड इन 2 कर्टेन या 2 लेयर। जैसे ये हमारा शियर वाल का क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो स्टील प्रोवाइड की जाएगी वो 2 लेयर में प्रोवाइड की जाएगी। एक इसके ऊपरी फेस पर, यानी इस फेस पर, एक दूसरे फेस पर, अपोजिट फेस पर। तो यहाँ पर और ऊपर दोनों तरफ जो है इसमें
स्टील प्रोवाइड की जाएगी मेश के रूप में, जाली के रूप में। जैसे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट का एक जाल बना हुआ है, ये जाल एक इस फेस पर भी रहेगा शियर वॉल के, और एक दूसरा ये जाल जो है इस फेस पर भी रहेगा। तो इसी को कहा जाता है कि ये 2 कर्टेन में इसको प्रोवाइड किया जाना है। अगर इसमें ये कंडीशन लागू नहीं होती, यानी TW का मान 200 मिलीमीटर से कम होता, मान लीजिए इसका मान जो है हमारा 150 होता या 175 होता, 200 से कम होता, 150 मिलीमीटर से कम तो हम रख नहीं सकते, तो 175 मिलीमीटर होने पर भी इसमें उस केस में ये क्लाज लागू नहीं होगा, और तब हमको जो इस शियर वॉल में जो रिइंफोर्समेंट देना होगा, जाल इसी तरह से दिया जाएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये जाल 2 लेयर में नहीं डाले जाएंगे, केवल एक इसके मिडिल में ये जाल डाला जाएगा, मिडिल में ये जाल डाला जाएगा, बाकी ऊपर नीचे, क्योंकि मोटाई कम है, कम मोटाई वाले में 2 लेयर स्टील नहीं डाला जाएगा। ज़्यादा मोटी अगर दीवार है तब उसके दोनों फेस में रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, और कम मोटाई की दीवारें हैं, शियर वॉल हैं, तो उसमें केवल एक ही फेस में रिइंफोर्समेंट देना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंडीशन लागू है, इसलिए 2 लेयर में स्टील देना आवश्यक है। इसके बाद एक क्लाज और है, क्लाज 10.18। इसमें कहा गया है कि जो ये रिइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट शियर वॉल में, इनमें से किसी का भी जो डायमीटर है, ये दीवार की मोटाई यानी शियर वॉल की मोटाई का 1/10 यानी 1/10 भाग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 250 मिलीमीटर मोटाई है, इस केस में 250 मिलीमीटर मोटाई है, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 250/10 यानी ये हो गया हमारा 25 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि छड़ का व्यास 25 मिलीमीटर से ज़्यादा कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना वर्टिकल बार्स के रूप में और ना हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में। ये छड़ का व्यास 25 मिलीमीटर से कम ही रखा जाएगा। ये हमारा इस क्लास 10.1.8 में इस बात का उल्लेख है। तो ये शियर वॉल का डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी लेंदी है, इसको एक साथ एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। आज हम इस टॉपिक को इसी स्थान पर बंद करते हैं, और इसी के आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।